नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 22 दिसंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग इनविजिबल इनटू विजिबल। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो है वह है गोल को सेट करना। जब गोल सेट कर लेंगे तो कोई भी इनविजिबल चीज़ आपको विजिबल लगने लगेगी। ठीक है, तो चलिए पहले गोल को सेट कीजिए कि आप करना क्या है, उसके बाद फिर उसके प्रति लग जाइए पूरा मेहनत से। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला है? तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार अभी हाल ही में इसरो को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और ये चंद्रयान 3 के लिए सक्सेस के लिए मिला है कि आप लोग सफलतापूर्वक इसका सॉफ्ट लैंडिंग करवाए थे चंद्रमा पर, इसलिए इसको ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आइसलैंड के हुसाविक में अन्वेषण संग्रहालय ने इसरो को उसके सफल लैंडिंग चंद्रयान मिशन 3 के लिए लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 पर चंद्रमा पर भारत का तीसरा मिशन था और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का दूसरा प्रयास था। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। इसरो में देखिए लैंडर का नाम क्या था? विक्रम को चंद्रमा की सतह पर रखने के लिए रोबोटिक रोवर प्रज्ञान को उतारने में कामयाब रहा। तो रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और जहाँ पे इसरो सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है अपने चंद्रयान 3 मिशन का, उस जगह का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो रोवर प्रज्ञान था वो जब चला था तो दो निशान बनाया था। एक तरफ में भारत का एम्बलम था और एक तरफ से वो इसरो का ये क्या बोलते हैं, लोगो। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसरो के जो प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर सोमनाथ। ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो ये पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दी जाती है। 22 भाषाएं तो जो हमारे 8वीं शेड्यूल में दिया हुआ है, संविधान के 8वीं शेड्यूल में, उसके अलावा भी इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। तो ये 24 भाषाएं में दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, कविता की 9 किताबें, उपन्यास 6 उपन्यास, 5 लघु कहानी, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीते हैं। तमिल लेखक राजशेखरन ने अपने उपन्यास नीरवजी पदुम के लिए यह पुरस्कार जीता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद तेलुगु लेखक पतंजलि शास्त्री ने अपने लघु कहानी संग्रह के लिए पुरस्कार जीता है। मलयालम साहित्यकार ईवी रामकृष्णन ने अपने साहित्यिक अध्ययन मलयाला नोवेलिंटे देश कालंगलन के लिए पुरस्कार ये जीता है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डोंगरी में विजय शर्मा, गुजराती में विनोद जोशी, उड़िया में आशुतोष परिदा ने अपने कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये आपको कैटेगरी वाइज भी पूछा जा सकता है कि डोंगरी में कौन जीता है, गुजराती में कौन जीते हैं, उड़िया में कौन जीते हैं। तो उड़िया में आशुतोष परिंदा जीते हैं। ठीक है, परिदा। उसके बाद असमिया में प्रणवय ज्योति डेका, ये जो प्रणवय ज्योति डेका है ये असमिया में जीते हैं। बोडो में नंदेश्वर दैमारी और संताली में तारासिन बास्की ऐसे लेखक हैं जिन्हें उनकी लघु कहानियों के लिए यह पुरस्कार मिला है। संजीव ने अपने हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ये मुझे पहचानो जो है ये बुक का नाम है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। नीलम शरण गौर ने राग जागनी
जानकी में अपनी अंग्रेजी उपन्यास रिविक्कम के लिए यह पुरस्कार जीता है। पुरस्कार प्रस्तुति जो समारोह है ये 12 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, पुरस्कार एक ताबूत के रूप में दिया जाएगा जिसमें एक उत्तीर्ण तांबे की पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए उसमें होंगे। ठीक है, मतलब एक बॉक्स के जैसा प्रदान किया जाएगा जिसमें एक शॉल भी होगा, एक पट्टिका भी होगा और 1 लाख रुपए भी होंगे। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। 24 भाषाओं में 8 अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, 24 भाषाओं में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया है? तो सांस अभियान जो है यह अभी मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023 शुरू किया है। 2023-24 निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान 2023 मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर समप रंजन सिंह द्वारा यह शुरू किया गया है। इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में राज्य नवजात संसाधन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। मंत्री ने कहा कि अगर सही समय पर एहतियाती कदम उठाए जाएं तो निमोनिया पर रोकथाम योग्य बीमारी है, मतलब ये इसका इलाज संभव है ना, ये इनका कहने का है। अब आइए मणिपुर के बारे में। तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। साक्षरता दर 79.21% है और लिंग अनुपात 992 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। विधानसभा सीट 60 और लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। जिला की संख्या यहाँ पे 16 सीटें हैं, 16 जिले हैं एक्चुअली में, ये जिले होंगे। और उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय है यहाँ पे। भाषा मैतेई बोली जाता है, मैतेई समुदाय भी है यहाँ पे, ये याद कर लीजिएगा। झील जो है वो लोकटक झील है। ठीक है, लोकटक झील, और यहीं पे आपको डांसिंग डियर भी आपको याद होगा, डांसिंग डियर। ठीक है, पाया जाता है ये इसी लोकटक झील में। नदी बराक है। त्यौहार यहाँ पे लोसांग और यहाँ पे चवांग कुट ये त्यौहार मनाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे आपको डांसिंग डियर मिलते हैं। ठीक है ना। लोक नृत्य ढोल चूलम, और वन्य जीव जो है ये क्या है, खोंग जोंगबा चिंग वन्य जीव अभयारण्य, और ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा ऐसे ऐसा उटपटांग नाम है। ठीक है, ये मणिपुर के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी किस राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक MOU पर साइन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश, है ना। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद और आंध्र प्रदेश ने कृषि में परिवर्तन लाने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, कृषि और समृद्ध क्षेत्रों को व्यापक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। समझौते के अनुसार यहाँ पे जो भारतीय गुणवत्ता परिषद के कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत अनुरूपता मूल्यांकन ढांचे को विकसित करने और डिज़ाइन करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे चीज़ जो है वो बताया गया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सभी स्तरों पर हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करेगी। यह किसानों, सहकारी समितियों, उद्योग के खिलाड़ियों और सरकारी अधिकारियों को गुणवत्तापूर्वक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाएगा। यानी कि ट्रेनिंग वगैरह जो भी आवश्यक होंगे वो यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद आंध्र प्रदेश के सरकारी संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ भी सहयोग करेगी।
अब यहाँ पे भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और ये भारत सरकार के द्वारा ही की गई थी। ये तृतीय पक्ष राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली की स्थापना और संचालन सभी के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार के लिए एक शीर्ष संगठन है, कृषि के क्षेत्र में, है ना। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है, ये 3 राजधानी है। पहली तो कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है और न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। उसके बाद जो विधान राजधानी है वो अमरावती है, ठीक है। इसकी गठन 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। साक्षरता दर 67.02% है। लिंग अनुपात 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। विधानसभा की सीट 175 है। लोकसभा की सीट 25 है, जिसको निचला सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और यहाँ पे 11 सीट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। जिलों की संख्या 13 है। उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। भाषा यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। मंदिर में कौन कौन सा है तो तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, ठीक है। झील कलेरू झील, पुलिकट झील, ठीक है। नदी कौन कौन सा है तो गौतमी, गोदावरी, कृष्णा, पलार झील, पोलनार झील, उसके बाद तुंगभद्रा, ये सब आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद बांध कौन कौन सा है तो श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, सोमाशिला बांध जो कि पेना नदी पर है, प्रकाशम बैराज ये कृष्णा नदी पर ही है, तातीपुड़ी जलाशय ये गोस्थानी नदी पर है, और गांधी पलेम जलाशय ये पेनार नदी पर है, और दुम्मा गोडेन बांध ये गोदावरी नदी पर है। स्टेडियम विशाखापट्टनम MCA, ACA, VDCA क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम, ये सब कहाँ पे है। अच्छा, महोत्सव में कौन कौन सा है तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी वैरे ब्रह्मोत्सव यहाँ पे मनाई जाती है, उगाड़ी पर्व मनाया जाता है। उसके बाद दक्कन महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। लोक नृत्य में आपको कुचिपुड़ी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है तो ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है तो राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 22 दिसंबर, ठीक है ना। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये देश भर में गणित राष्ट्रीय 22 दिसंबर को मनाया जाता है और ये श्रीनिवासन रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। और जिन्होंने दुनिया को 3500 से अधिक गणितीय सूत्र दिए, यानी कि फार्मूला दिए। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में लोगों का जागरूकता बढ़ाना। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बात करें तो 22 दिसंबर 1887 को इनको तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। वे ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें अनंत को जानने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इनफाइनाइट के रूप में, मतलब इनफाइनाइट की खोज करने वाले भी कौन थे, यही थे, श्रीनिवास रामानुजन। उन्होंने गणितीय विश्लेषण, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उसके बाद अनंत श्रृंखला, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स, उसके बाद निरंतर भिन्नों को योगदान दिया था। यह रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे। तो इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो कि आपको पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग कुछ दिसंबर के फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 6 दिवस को CV रमन की BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय माइक्रो ओवन दिवस मनाया जाता है, ये 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी इसी दिन मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस, जो कि पाकिस्तान को हम लोग घुटने पर टेके थे, तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को ही आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि इस बार भी लगातार दूसरे साल सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन बना है, तो वो भारत बना है। उसके बाद 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो अभी तक के इम्पोर्टेंट दिसंबर के दिवस है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 उच्च तकनीकी गश्ती जहाज को खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया है। तो ये किया गया है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के 6 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की खरीद के लिए मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 1614.89 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध पर खरीद श्रेणी के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। अगली पीढ़ी के नए अपतटीय गश्ती जहाज मौजूदा पुराने अपतटीय गश्ती जहाज की जगह लेंगे, यानी कि रिप्लेस किया जाएगा इस पर। ये सब सारे चीज़ कहा गया है इसमें, आप लोग तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जहाज़ों में AI क्षमताएं भी होंगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये युक्त होगा। ये बहुउद्देश्य ड्रोन और वायरलेस नियंत्रण, रिमोट वाटर रेस्क्यू क्राफ्ट, लाइफ बॉय से लैस होगा। इसमें सारे सुविधाएं जो मतलब अपग्रेडेड हो गए, मॉडर्न युग के होंगे और सब AI संचालित होंगे, ये भी याद कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं अभी, ये आपको याद है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में संसद ने GSTAT के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रपति और सदस्यों के लिए वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए यहाँ पे GSTAT जो है, इसमें प्रेसिडेंट का एज अलग है और मेंबर्स का अलग है। तो प्रेसिडेंट अब वर्तमान में अभी एज क्या है, तो अभी वर्तमान में 67 साल प्रेसिडेंट के लिए है और मेंबर्स के लिए 65 साल है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 67 और 65। तो देखिए वर्तमान में अध्यक्ष के लिए वायु सीमा जो है ये 67 साल है, अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट के लिए, और सदस्यों के लिए 65 वर्ष है, ये याद कर लीजिएगा। और इसी को ये लोग बढ़ा के कितना करना चाह रहे हैं, इसको प्रेसिडेंट के लिए 70 करना चाह रहे हैं और सदस्य के लिए 67 करना चाहते हैं, 65 से 67। और मतलब प्रेसिडेंट के लिए उम्र 3 साल और बढ़ाना चाह रहे हैं और सदस्य के लिए 2 साल और बढ़ाना चाह रहे हैं। ये लोग अपने में जब ज़रूरत पड़ता है तो अपना उम्र तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम लोग का क्या, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों का तो कोई आयु सीमा नहीं बढ़ा रहे हैं। उनको तो युवा चाहिए, है ना, 20 साल का नौजवान चाहिए जॉब के लिए, है ना। तो ये सब तो कहानी चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, लोकसभा ने वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है लोकसभा में, ठीक है। विधेयक में केंद्रीय GST अधिनियम के प्रावधान को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के अनुरूप बनाया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्याय अधिकरण यानी कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, उसके बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये है GSTAT का फुल फॉर्म है ना। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये GST कानूनों में दूसरी अपील का एक मंच और केंद्र और राज्य के बीच विवाद समाधान का पहला आम मंच है। यानी कि इसी मंच पे केंद्र और राज्य में अगर कुछ विवाद होता है तो ये लोग सुलझाएंगे। GST अपीलेट न्यायाधिकरण GST के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों के निवारण में एक रूपता सुनिश्चित करता है, ठीक है। अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। GST
GSTAT की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है ना, कि GSTAT अभी हाल ही में खबरों में रहा था, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं इसमें। इसीलिए इसका जो उम्र है वो बढ़ाने का बात की गई थी, है ना। इसमें एक तकनीकी सदस्य, मतलब केंद्र के सरकार के तरफ से, और एक तकनीकी सदस्य राज्य के तरफ से होते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, है ना। हाल ही में, अच्छा, GST काउंसिल के अध्यक्षता कौन करता है, तो GST काउंसिल की अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री करते हैं, ये याद करें, फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हाल ही में जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर्स एंड प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज। तो अभी महेश्वर दयाल को जेल और सुधार सेवाओं के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और किनके जगह पे, तो ये अमरेश पुजारी के जगह पे नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 18 दिसंबर को वरिष्ठ IPS अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश्वर दयाल ने जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्हें उमेश पुजारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रौद्योगिकी जाल शब्द हाल ही में किस देश के संदर्भ में चर्चा में है? तो देखिए, मिडिल टेक्नोलॉजी जो ट्रैप है ये अभी चाइना से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है ना, चाइना। आपको मालूम होगा कि वो अपना ऋण जाल में फंसा लेता है। डेफ्ट ट्रैफ्ट पॉलिसी भी चाइना से ही रिलेटेड है, और मध्य प्रौद्योगिकी यानी कि मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप जो है ये भी चाइना से ही रिलेटेड है ना। एक शीर्ष चीनी थिंक टैंक ने एक संभावित मध्य प्रौद्योगिकी जाल की चेतावनी दी है। यहाँ चीन का विनिर्माण क्षेत्र निम्न और मध्य अंत प्रौद्योगिकियों के बाधाग्रस्त हो जाता है, जो विकसित देशों द्वारा बनाए गए मुख्य नवाचारों को जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये चाइना से ही रिलेटेड है। अब चाइना की बात करें तो वहाँ की राजधानी बीजिंग है, और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो शी जिनपिंग है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा किस देश से होकर नहीं गुजरेगा? तो उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये किस देश से होकर नहीं गुजरेगा? तो ये उज्बेकिस्तान से होकर नहीं गुजरेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को रूस के आर्कटिक तट से मरमस्क बंदरगाह से जोड़ने की योजना का उल्लेख किया। 7200 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क रूस और भारत के बीच सबसे छोटा भूमि और समुद्र मार्ग प्रदान करने के लिए ईरान, अजरबैजान और रूस से होकर गुजरता है। पुतिन का लक्ष्य है यह रूट को मरमस्क तक जोड़कर यूरेशिया यानी कि एशिया और प्लस रसिया कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, जिसमें बताया जा रहा है कि वो 15 दिनों के भीतर आर्कटिक बंदरगाह से पश्चिमी भारत तक माल भेजने में सक्षम करेगा, ठीक है। रूस के एशिया की ओर बढ़ते झुकाव और यूरेशिया भूभाग में परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्रयासों के बीच प्रस्तावित कनेक्टिविटी राजनीतिक महत्व रखती है, ठीक है। भारत INSTC जैसी परियोजनाओं में एक प्रमुख भागीदार रहा है, जो कि चीन के BIR यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के संतुलन को बनाए रखेगा। यानी कि इसी का BRI को काउंटर करने के लिए यह इसका बनाया जा रहा है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, इसमें उज्बेकिस्तान नहीं है, ये आंसर है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, और अन्य लोगों के साथ इसे शेयर भी करें। और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो जो और भी जो देखते हैं हमारे साथी सहयोगी हैं, उनको थोड़ा लगता है कि हाँ अभी ठीक है, इसका चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है ना।
तो आप लोग सहयोग करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।